शुक्र है ये अर्थक्वेक कहीं और नहीं आया, वरना ये कह के कि कहर है कहर है कहर है, कुछ भाई लोग नहीं सभी भाई लोग कितना खुश हो जाते और रीले बनाने लगे। तुम्हारे पास तो माशाल्लाह इतने घातक हथियार थे, तुम ही इजराइल का गाजा बना देते यार, क्यों नहीं बनाया? आज मैं अपने वीडियो को 2 सवालों के साथ खत्म कर रहा हूं, बिना ये बोले कि इसमें मेरी क्या राय है। उन्होंने इरादा नहीं किया, इसलिए तुम जिंदा हो और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हो और घूम रहे हो और टहल रहे हो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साथियों, ईरान से और ईरान में पेजेश्कियान साहब से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और एक उनका बयान है। तो बयान पर पहले बात करेंगे, खबर पर बाद में बात करेंगे। खबर क्या है ये पहले बता देता हूं कि जो आयतुल्लाह खमानी साहब का जुलाई के फर्स्ट वीक में फ्यूनरल या जनाजा जो प्लान किया गया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट आया है, जिनको मशहद में दफन किया जाएगा, वो वहीं पैदा हुए थे और जो 28 फरवरी के बॉम्ब अटैक में वो और बहुत से उनके फैमिली के मेंबर्स मारे गए थे। और साथ में एक बयान जो पेजेश्कियान जी का आया है उस पर बात करूंगा, कुछ मासूम से सवाल पूछूंगा और छोटा मोटा विश्लेषण कर वीडियो को खत्म करेंगे 8-9 मिनट पर। इससे पहले आगे बढ़ूं, वेनेजुएला में जो अर्थक्वेक आया है, वाकई जो रिपोर्ट्स बता रही हैं बड़ी भयावक है और बहुत ही अफसोस है उस चीज का। और एक अर्थक्वेक इसी सीक्वेंस में जापान में भी आया है, लेकिन वेनेजुएला का जितना खतरनाक है उतना कहीं और का नहीं है। शुक्र है ये अर्थक्वेक कहीं और नहीं आया, वरना ये कह के कि कहर है कहर है कहर है, कुछ भाई लोग नहीं सभी भाई लोग कितना खुश हो जाते और रीले बनाने लगते। खैर, तो पहले बात करते हैं जो बयान आया है पेजेश्कियान साहब का, उसको एनालाइज करते हैं। खबर जो है इनवाइट जो मोदी जी का है वो सेकंड पार्ट में लेते हैं। तो पेजेश्कियान साहब ने यह बयान दिया है कि साहब, अगर हमारे पास मिसाइल्स ना होते तो ईरान को अमेरिका और इजराइल ने गाजा बना दिया होता। यार कितना झूठ बोलते हो यार, मतलब ठीक है लेकिन इतना झूठ ना बोलो मेरे भाई यार, मैंने बेशर्मी के लेवल तक झूठ नहीं जाना चाहिए। अब इससे 2-3 बातें जुड़ती हैं और कुछ बातें अपने भाइयों से बड़े टेढ़े सवाल पूछूंगा, टेढ़े नहीं मासूम से सवाल पूछूंगा एज आई एम। पहला, ये बताओ मेरे साथियों कि अगर ईरान के पास इतना फायर पावर था, अगर ईरान के पास इतना फायर पावर था, देखो कहां कहां से चीजें पकड़ के लाता है मेरा मासूम सा दिमाग, था तो जब गाजा को गाजा बनाया जा रहा था, जब दुनिया के हिसाब से और ईरान के हिसाब से वहां पर जेनोसाइड हो रहा था, तो इन हथियारों को तुमने इजराइल के ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो तुम्हारा गाजा तो बाद में बनाते, तुम्हारे पास तो माशाल्लाह इतने घातक हथियार थे, तुम ही इजराइल का गाजा बना देते यार, क्यों नहीं बनाया? क्यों तुमने वहां पर अपने न्यूनतम डिग्री के या टेक्नोलॉजी के मिसाइल केवल यूज करे? क्या तुम उस टाइम सिर्फ दुनिया को यह दिखा रहे थे कि तुम गाजा के लोगों के साथ हो और दुनिया को या इस्लामिक वर्ल्ड को या सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से भिड़ाना चाह रहे थे प्रोवोक कर, या ये दिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ तुम गाजा के लोगों के लिए और सुन्नी मुसलमानों के लिए लड़ रहे हो, लेकिन अपने बेस्ट हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? कितना खूबसूरत मौका था तुम्हारे पास इजराइल को गाजा बना देने का यार, तुमने क्यों नहीं बनाया? कितने लोग गाजा में मरने से बच जाते, कितने बच जाते? क्यों? क्योंकि इजराइली बर्बाद हो जाता, इजराइल गाजा तुम बना देते, जितने तुमने मिसाइल इस बार इस्तेमाल किए हैं, लेकिन तुमने नहीं करे। यही मैं बहुत दिन से बोलता आया हूं, उस लड़ाई में जो ईरान लड़ रहा था सुन्नियों के लिए, गाजा के लिए, उसमें छल था और वो बात एंड में आके साबित भी हो गई कि लिबनान की सबको परेशानी है लेकिन गाजा की किसी को नहीं है। ये बात एंड में देखो 3 साल बाद जाकर तुम्हारे भाई की 2.5 साल बाद सही साबित हुई है। जो पहले दिन से बोल रहा है कि वो छल था, वो मदद नहीं थी। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे पास वो मिसाइल थे और तुम कहते हो कि तुमने उन मिसाइल के दम पर
तुम्हें गाजा नहीं बन पाए। फिर बेवकूफी की बात, तुम्हारा जो मिसाइल थे वो तुम्हारा ऑफेंस मैकेनिज्म था, डिफेंस मैकेनिज्म तुम्हारा खत्म हो गया था पिछले लड़ाई के बाद 3-4-5 दिन में। यहां तक की नौबत आ गई थी कि F-15 और ये सब इतना नीचे फ्लाई कर रहे थे कि 2-4 को गिराने का मौका मिल गया, इतना नीचे आ गए थे वो। पूरा तुम्हारा एयर डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने खत्म कर दिया था। इस नेता को यहां मार रहे थे, उस नेता को वहां मार रहे थे, उस नेता को वहां मार रहे थे। तो यार देखो, एहसान मानो, तो जो वो इधर उधर मार रहे थे वो तुम्हारी जनता को मारने पर आते तो क्या हाल करते? 2 महीने में 2 लाख मार देते, 2 महीने में 2 लाख मार देते। लेकिन जब वो मार देते तो तुम मातम करते, और जब नहीं मारा तो कह रहे हो कि वो हार गए। जब मार देते तो तुम मातम करते। उन्होंने कहा नहीं, ईरान की जनता के लिए बार बार मैसेज देते रहे, उन्होंने सुनिश्चित किया किसी भी पब्लिक प्लेस पर बॉम्बिंग ना हो। इतनी बड़े छेद में भी बम मारना था ना तो उन्होंने मार दिया, लेकिन सुनिश्चित किया पब्लिक प्लेसेस पे बॉम्बिंग ना हो। ठीक, तुम तो अपनी पूरी ताकत झोंके पड़े थे मिडिल ईस्ट के ऊपर, पर वो एक प्रश्न चिन्ह है कि वो ताकत यूएसए की 22 शिप्स पर क्यों नहीं झोंकी? और क्या जरूरत थी तुम्हें मिडिल ईस्ट पे ताकत झोंकने की? तुम इजराइल को ही गाजा बना देते, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने पूरी ताकत और गुस्सा सुन्नी मुल्कों पर निकाला, जिनकी तरक्की से या किसी चीज से तुम चिढ़ते हो। बिल्कुल घटनाएं ऐसी हुई हैं, आप चाहिए मुझे चैलेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उनको मौका था मारने का, उन्होंने नहीं मारा, खुला मारते वो, खुला। तो तुम कह रहे हो ये हमारी ताकत थी जिस वजह से नहीं मार पाए। वो मार देते तो कहते कि ये उनका दहशतगर्दी थी कि उन्होंने मार दिया। यही चीज अगर इजराइल गाजा में करता, वो कहता हम बॉम्बिंग नहीं करेंगे, हम ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, टनल्स में भेजेंगे, टनल्स में लड़ेंगे, भले हमारे 10-20 हजार लोग मर जाएं, तो तुम कहते कि हमास ने का कुत्ता बना दिया। तब तुम ये कहते। पर उस टाइम इजराइल ने दूसरी पॉलिसी चली, उसने कहा मारो, ऊपर से मारो, अगर टनल्स में छुपे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मारो अगर ऊपर पब्लिक है। तो तुमने कहा कि जेनोसाइड कर दिया। यानी चिद भी मेरी, खड़ी भी मेरा, पट भी मेरा, सब कुछ तुम्हारा। एक बार पूरी दुनिया में किसी एक आदमी ने यह बयान दिया कि हम शुक्रगुजार हैं इजराइल के या यूएसए के कि इस बार उन्होंने ईरान पर जेनोसाइड नहीं किया। अब यह मत कहना वो करना चाहते थे फिर कर नहीं पाए कि तुम्हारा डिफेंस सिस्टम उनके हवाई जहाज ईरान के ऊपर आने नहीं दे रहा था। यह मत बताना, इतना जलालतपन मत करना। अरे पजिश्कियान साहब, अरागची साहब, मत उड़ो भाई। वो रिपोर्ट्स याद करो आज से 2.5 और 3 महीना पहले की या 2 महीना पहले की। अमेरिका ने इजराइल से कहा था इन 2-3 लोगों को छोड़ दो, कोई बात करने के लिए भी होना चाहिए यार। वो बात अलग है कि भैया हिंदू मानता है कि परमात्मा के हाथ में जिंदगी और मौत है, मुसलमान मानता है अल्लाह परवरदिगार के हाथ में जिंदगी और मौत है। लेकिन यार बस कहलवाओ ना हमसे भैया, आप और आपके चाहने वाले दुनिया में और इस देश में। नेतन्याहू ने अगर ठान ली होती ना तो तुम्हारी लिस्ट भी, तुम्हारे भी मेरे भाई जनाजे उठ रहे होते यार, कब के उठ गए होते हैं। उन्होंने इरादा नहीं किया, इसलिए तुम जिंदा हो और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हो और घूम रहे हो और टहल रहे हो, है ना। यही हकीकत है और ये दुनिया जानती है, ये हकीकत है। और पीस डील के बाद भी जब चाहेगा इजराइल मार लेगा, जहां चाहेगा इजराइल मार लेगा, जब चाहेगा, जहां चाहेगा, ऊपर से मार लेगा, नीचे से मार लेगा, अंदर से मार लेगा, बाहर से मार लेगा। तो ये सब इतना मत उड़ो कि उन्होंने गाजा नहीं बनाया और ये नहीं बनाया। गाजा बन जाता तो मातम करते, गाजा बन जाता तो कहते, जानते हो फिर लोग क्या कहते, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, शहीद हो गए 2 लाख लोग, क्या फर्क पड़ता है इससे। तब वो ये कहते, समझ ही नहीं आता मुझे कि मौत का मायने क्या है। कभी मौत पे मातम देखता हूं, कभी मौत पर खुशी देखता हूं। तो ये हकीकत है बाबू कि कुछ ना कर पाते अगर वो गाजा बनाने पर आते, या तुम ही जो तुम बोल रहे हो तुम ही को मारने पर आते, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है लल्ला
कि वो तुम्हारा गाजा नहीं बना पाए। वो जब चाहते गाजा से बदतर बना देते, गाजा से बदतर बना देते। उनका पहले दिन से इरादा नहीं था, जब से वहां पर रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। वो क्यों बना देते? तो तुम्हारा डिफेंस सिस्टम उसमें कुछ नहीं था। तुम्हारे मिसाइल ऑफेंस के लिए थे। गाजा तब बनता जब डिफेंस खत्म हो जाता, और डिफेंस खत्म हो गया था, फिर तुम मारते रहते बम जिस पे मारते। ये है पहले कुछ मासूम से सवाल या आईना दिखाना। अब दूसरा बात, मोदी जी को जो इनवाइट आया है, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये इसने मेरे दिमाग को चकराया है। अब इसमें आप बहुत से चैनल्स देखेंगे जो ये कह रहे हैं कि ईरान इस मारे बुला रहा है। मैंने देखा कि अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो इजराइल उस दिन बॉम्बिंग नहीं करेगा या ये नहीं करेगा। नहीं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। यही बातें तो हैं कि ज्यादा घटिया एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए एक सिचुएशन का, कि मोदी जी को इस मारे बुलाया जा रहा है ढाल की तरह कि इजराइल अटैक ना कर दे। ये बेकार की बात है। क्यों बुलाया जा रहा है? तगड़ा मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला गया है? ये मास्टर स्ट्रोक ना कहूं तो आउट ऑफ बॉक्स कहूं। हाँ राइट, मास्टर स्ट्रोक नहीं, आउट ऑफ बॉक्स एक चीज है। ये क्यों किया गया है? ईरान पर अटैक से एक दिन पहले, 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी इजराइल में थे। इसका बाकियों ने तो बहुत मातम किया था, पर ईरान ने इस पर कोई बयान नहीं दिया था। बाकियों ने बहुत मातम किया था। जैसे पैलेस्टीन के लोग कहते हैं कि हम जानते हैं कि इंडिया और इजराइल के अच्छे संबंध हैं, वो भारत की स्ट्रेटेजिक नीड है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, पर यहां पर लोग खामखा मातम करते रहते हैं और सीना पीटते रहते हैं, वो एक अलग बात है, जाहिल है। क्यों इनवाइट किया है? बड़ा अजीब वीडियो है कि क्यों इनवाइट किया है पहला, और नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जाकर इजराइल के साथ भारत के संबंध डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग मैच्योर हैं, यहूदी माशाल्लाह बहुत मैच्योर हैं, नहीं होंगे। पर 2 सवाल, आज मैं अपने वीडियो को 2 सवालों के साथ खत्म कर रहा हूं, बिना ये बोले कि इसमें मेरी क्या राय है, और ये मेरी ईमानदारी भी है एज एन एनालिस्ट। पहला, इनवाइट क्यों किया है? दूसरा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? प्लीज एजुकेट मी, प्लीज मुझे कुछ जवाब लिखकर एक विजन दें जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकूं, लाइक अ नॉलेज बैंक या द क्वेश्चन बैंक या द सजेशन बैंक, और आई कैन कनेक्ट द डॉट्स कि ये इनवाइट क्यों किया गया है। थंबनेल पे भी प्रश्न चिन्ह है और आज वीडियो के आखिर में भी प्रश्न चिन्ह है। जहां अपनी बात पर यकीन नहीं होता वो कुछ नहीं बोलता। वीडियो के पहले पार्ट पर 110% गारंटी है मेरी कि मेरे सवालों का जवाब किसी जाहिल के पास नहीं होगा, और इस इनविटेशन का जवाब भी मेरे पास नहीं है। लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।